हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान की मूल संरचना, यानी कि जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से भी जानते हैं। इस क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में भी हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण से जो क्लास है हमारी वो बीच में बंद हो गई थी। तो आज इसे वापस से डिस्कस करते हैं, फिर से शुरू करेंगे और सारा चीज को कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। संविधान की मूल संरचना, ये शब्द आपने काफी बार सुना होगा। संविधान की मूल संरचना, संविधान का आधारभूत ढांचा, है ना, अलग अलग नामों से हम इसे जानते हैं, है ना। तो ये आखिर है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन को हमने समझा, इसके बाद हमने देखा कि महत्वपूर्ण और प्रमुख संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं, कब कब हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन उनके माध्यम से किया गया, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी इस क्लास में हम संविधान की मूल संरचना, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल संरचना है या आधारभूत ढांचा जिसे हम कहते हैं, ये आखिर क्या है। तो पहले तो ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो थ्योरी है, मूल संरचना वाला जो थ्योरी है, वो आखिर आया कहाँ से। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, कौन कौन से प्रमुख बोल सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रहे हैं जो इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का आधार बने, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि अभी तक जो प्रमुख तत्व, जो प्रमुख जो प्रावधान किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग मूल संरचना में कौन कौन से वो तत्व हैं जो शामिल हैं। ठीक है। तो प्रमुख तत्व हम देखेंगे जो मूल संरचना यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आज की डेट में माने जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम डिटेल से कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इस चैनल से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है। तो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो आखिर है क्या। इसको समझने के लिए, इससे पहले हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, इससे पहले चैप्टर में हमने समझा था संविधान संशोधन के बारे में। तो संविधान संशोधन की अगर बात करें तो हमारे संविधान का एक भाग है जो कि है भाग 20, यानी कि पार्ट 20। ठीक है। और इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में संविधान के जिस भाग में आपको उल्लेख देखने को मिलेगा वो है भाग 20। इस भाग के अंतर्गत ना केवल एक ही आर्टिकल है, केवल एक ही अनुच्छेद है, और वो है अनुच्छेद 368। इसी अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। संविधान संशोधन आखिर कौन करेगा, इस बारे में प्रावधान किया गया है, और कैसे कैसे चीजें होंगी, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है इस आर्टिकल में। ठीक है। तो संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये जो पावर है वो किसके पास है, ये पावर है संसद के पास, हमारी पार्लियामेंट के पास, केंद्र सरकार की विधायिका, जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं। तो संसद ही कर सकती है संविधान में संशोधन। आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। ये तैयार हो चुका था बनकर, और फिर ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को ये आंशिक रूप से लागू हुआ था। ठीक है। ना पूर्ण रूप से जब ये लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तब हम देखते हैं इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। और बेसिकली ये सभी क्या है, संविधान एक प्रकार से हम देखें तो है क्या, देश को चलाने के लिए जो नियम और कानून का संग्रह ही संविधान कहलाता है। और नियम और कानून जो है वो हमेशा सेम बने रहे, ये पॉसिबल है नहीं। जैसे जैसे वक्त बदलेगा तो नियम और कानून भी आप आवश्यक तौर पर देखेंगे कि जरूर इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो संविधान में जब कल की डेट में कोई परिवर्तन हमको करना हो, कोई नई चीजों को जब संविधान में शामिल करना हो, नए प्रावधान संविधान में जोड़ने हो, या कोई ऐसे प्रावधान जो समय से मतलब आगे चलकर रिलेवेंट ना रहे, ठीक है, तो उसे संविधान से हटाना हो या कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, तब की केस में वो जो चीजें हैं वो कैसे की जाएंगी, तो इसी बारे में हमारे संविधान के ही एक भाग संविधान संशोधन
जो भाग 20 में बेसिकली टाइटल हमको देखने को मिलता है, इसमें बताया गया और प्रक्रिया के बारे में सारी चीजें बताई गई आर्टिकल 368 में। और ये बताया गया कि भैया संविधान में संशोधन करना होगा, कोई चीजें जब जोड़नी होगी संविधान में, किसी प्रावधान को हटाना होगा या कुछ भी परिवर्तन करना होगा, तो ये सारे काम कौन करेगा? ये सारे काम करेगा संसद। ठीक है, तो संसद की जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है, सवाल ये उठता है 26 जनवरी 1950 को तो हो गया हमारा संविधान लागू, अब इसमें कुछ भी परिवर्तन करना है तो कौन करेगा? संसद करेगा। नौ सवाल ऐसे में उठता है, क्या संसद संविधान में कुछ भी परिवर्तन कर सकती है? संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है, तो क्या संसद जो है संविधान में किसी भी सीमा तक संशोधन कर सकती है? क्या पूरे संविधान को ही बदल सकती है क्या संसद? ये बड़ा सवाल था। ठीक है, तो यहीं से इसी सवाल के जवाब में, अब बेसिकली सवाल जब है, देखो क्या होता है ना, बेसिकली अगर हम बात करें तो कानूनों की व्याख्या करने की बात हम करें या संविधान की व्याख्या करने की बात करें, व्याख्या करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, तो ये जो शक्ति है वो होती है न्यायपालिका के पास। तो ये जो सारे सवाल है, संविधान के रिगार्डिंग सवाल हो या किसी कानून के रिगार्डिंग सवाल हो, ये सभी सवाल की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट करता है, इनके पास ही पावर है व्याख्या करने की। ठीक है, तो जब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में गए, समय समय पर अलग अलग केस में सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स आए, जिनके चलते ये निर्धारित हुआ कि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति कितनी है। ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर में। अभी हम बेसिकली एक ओवरव्यू ले रहे हैं, हम समझ रहे हैं इस चैप्टर के बारे में कि ये जो मूल संरचना ये आखिर आखिर है क्या। ठीक है, तो बेसिकली हम देख रहे हैं संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। नाउ यहां पर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो सिद्धांत है वो यही बताता है कि संसद के पास जो शक्ति है ना संविधान में संशोधन करने की, वो अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है। यानी कि संसद असीमित मात्रा में कुछ भी चीजों को संशोधित नहीं कर सकती। संसद के पास शक्ति है लेकिन लिमिटेड है। ठीक है, तो यही बेसिकली थ्योरी है मूल संरचना या आधारभूत ढांचा सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो बेसिकली ये बताता है कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्राप्त है, वो शक्ति ना असीमित नहीं है, वो लिमिटेड है ना। और इसी बेसिकली थ्योरी को, इसी सिद्धांत को हम कहते हैं मूल संरचना का सिद्धांत। संविधान के कुछ बेसिक फीचर्स है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जिन्हें संसद जो है वो नष्ट नहीं कर सकती या क्षति नहीं पहुंचा सकती, इनको संशोधित नहीं कर सकती। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर वाली जो बात की जा रही है, ये हमारे संविधान में आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। कई बार एग्जामिनर जो है प्रश्न पूछते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संविधान की मूल संरचना के बारे में क्या संविधान में बताया गया है? तो भैया संविधान में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। संविधान में ना बेसिक स्ट्रक्चर, ना मूल संरचना, ना आधारभूत ढांचा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कहीं पर नहीं मिलेगा। संविधान की व्याख्या कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो सिद्धांत है वो दिया गया। नाउ कब दिया गया? तो कब दिया गया ये सिद्धांत? ये सिद्धांत आया केशवानंद भारती जजमेंट में। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। और ये जिस दिन आया ना, वो दिन काफी इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल और साल था 1973, जब केशवानंद भारती जजमेंट का वर्डिक्ट आया, निर्णय आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजों की बेंच बैठी थी, जिन्होंने 7:6 के बेसिकली अनुपात से निर्णय दिया। और बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूल संरचना का जो सिद्धांत है, जो आज हमारे सिलेबस का हिस्सा है, आज पॉलिटी की बुक में आप इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा, ये शामिल हो पाया। ठीक है, तो केशवानंद भारती जजमेंट के द्वारा ये शामिल हो पाया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो असीमित नहीं है, सीमित है। अनलिमिटेड रूप से कुछ भी चीजें संशोधित नहीं कर सकती। संविधान के ना कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ पिलर है, जैसे घर बनाने के लिए भी पिलर्स बनाए जाते हैं ना, है ना, और पिलर को अगर तोड़ देंगे तो घर भी पूरा गिर जाएगा। इसी प्रकार से हमारे भारतीय संविधान के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो पिलर्स का काम कर रहे हैं। ये प्रावधानों को अगर हम हटा देंगे, इनको अगर संशोधित कर देंगे, तो हमारा संविधान भी एक जैसे भवन जैसे गिर सकता है पिलर हटाने पर, उसी प्रकार से संविधान भी कोई काम का नहीं रह पाएगा। ठीक है, जिस संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, वो उसके कुछ मूल तत्व अगर उसको ही हटा देंगे तो उसका मतलब क्या हुआ बनाने का फिर। ठीक है, तो यही कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ में कहा गया कि अगर संसद कोई ऐसा संशोधन कर देती है जो इन मूल तत्वों को खत्म करने की कोशिश करता है या इसको नष्ट कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित करेगी और वो जो संशोधन है, संसद के द्वारा किए गए संशोधन जो है वो रद्द हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस में। ये बेसिकली हम देख रहे हैं डेफिनेशन, मूल संरचना का जो सिद्धांत है।
आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है वो क्या कहता है। नाउ अब हम देखते हैं कि आखिर ये जो थ्योरी है इसका जन्म कैसे हुआ। जन्म जिस जजमेंट में हुआ, जिस वर्डिक्ट के द्वारा ये थ्योरी जो सामने आई वो तो केशवानंद भारती केस है, लेकिन इसका विकास कैसे कैसे हुआ इसको थोड़ा हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मूल संरचना का उद्भव ये हुआ कैसे। हमको पता है आर्टिकल 368 जिसके द्वारा संसद को प्राप्त है संविधान में संशोधन करने की शक्ति। अब जब बेसिकली भारत आजाद हुआ और खास तौर पे भारत में जब संविधान जब लागू हुआ 1950 में, तो इस समय काल में आजादी से पहले की सिचुएशन क्या थी। आजादी से पहले आप देख रहे हैं कि भारत में ब्रिटिशर्स का शासन था। ब्रिटिशर्स के शासन काल में बेसिकली उनको मतलब था टैक्स से, रेवेन्यू से। टैक्स कलेक्ट करने के लिए उन्होंने बनाए थे बेसिकली जमींदारी व्यवस्था का, बेसिकली बोल सकते हैं उन्होंने संचालन किया था। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, बहुत बड़े बड़े जमींदार हमको देखने को मिलते थे जिनके पास हजारों लाखों एकड़ की भूमि होती थी, है ना। बड़े बड़े गांव जो है, बड़े बड़े बेसिकली हम बोल सकते हैं कई सारे गांवों के भी समूह जो है वो किसी एक जमींदार के नियंत्रण में होते थे। जमींदार क्या करता था, वहां पे रहने वाले जो बेसिकली लोग हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करता था, और टैक्स का एक निश्चित जो भाग है वो किसको प्रदान करता था, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, और बाकी का जो बच जाता था वो जमींदार अपने हिस्से में स्वयं रख लेते थे। तो आपने इतिहास की किताबों में जमींदारी प्रथा के बारे में पढ़ा होगा। 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने जो स्थायी बंदोबस्त की जो प्रणाली लागू की थी, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, है ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। तो ये जो जमींदारी जो प्रथा है जो अंग्रेजों के समय काल से चल रही थी, इसके चलते क्या हो रहा था, एक वर्ग जो है जमींदारों या बड़े बड़े किसानों का जो वर्ग है उनके पास तो काफी ज्यादा ज्यादा भूमि हुआ करती थी, है ना। और एक तरफ हम देख रहे हैं किसान, छोटे किसान, मजदूर जिनके पास भूमि नहीं थी, और जो बड़े बड़े जमींदार की जो भूमि रहती थी उनमें उन उस जमीन में बेसिकली खेती करने का काम करते थे वो, है ना, ताकि अपना जीवन यापन चला सके। अब संविधान निर्माण के बाद हम बेसिकली बात करें, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है, इसमें एक मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, है ना। समानता के अधिकार में हम बेसिकली देख रहे हैं समानता का अधिकार तब तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे ना, बस एक राज्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समानता के अधिकार का तब तक क्रियान्वयन नहीं किया जा पाएगा जब तक बेसिकली सभी समान स्तर पे ना हो। ठीक है, तो पहले तो लोगों को समान स्तर पर लाना पड़ेगा। एक तरफ बड़े बड़े जमींदार किसान जिनके पास पार भूमि संपत्ति, और एक तरफ छोटे किसान मजदूर, तो ये तो मेल खा नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें चीजें आ रही है, थोड़ी दिक्कतें, बहुत काफी दिक्कतें आ रही थी। तो यहाँ पे बेसिकली जब हमारा संविधान लागू हो गया, है ना, और जिसके चलते बेसिकली केंद्र सरकार राज्य सरकार का गठन हुआ, तो फिर बाद में क्या हुआ, देखो हमारा जब संविधान लागू हुआ तो इसके बाद हम बेसिकली देखते हैं अलग अलग राज्य विधान मंडल के द्वारा, अलग अलग राज्य विधान मंडलों के द्वारा क्या निर्माण किया गया, जमींदारी उन्मूलन कानून। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन कानून बेसिकली बनाया गया अलग अलग राज्य विधान मंडलों के द्वारा। इस कानून को बनाने के पीछे पर्पस था कि बड़े बड़े जमींदार जिनके पास अपार धन संपत्ति, काफी मात्रा में भूमि है, ठीक है, तो एक सीमा से ज्यादा जो भूमि है उसका करे सरकार क्या, अधिग्रहण। एक सीमा से ज्यादा भूमि जिसके पास रहेगी उसका सरकार करेगी अधिग्रहण, ताकि उस जमीन का वितरण ऐसे लोगों में कर सके जो छोटे किसान है, छोटे मजदूर है, जिनके पास संपत्ति नहीं है, जिनके पास भूमि नहीं है ना, तो उनको भूमि प्रदान कर सके। ये बेसिकली फंडा था किसका, जमींदारी उन्मूलन कानून का, जो भारत में संविधान लागू होने के बाद अलग अलग राज्य विधान मंडलों के द्वारा पारित किए गए। ठीक है, एक सीमा से ज्यादा भूमि का किया गया अधिग्रहण। जब मैं बात कर रहा हूं एक सीमा से ज्यादा भूमि, तो वो सीमा कितनी थी निर्धारित, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। अब ऐसे में अलग अलग राज्य विधानमंडलों के द्वारा अलग अलग कानून बनाए गए, यानी कि जो भूमि रखने की जो सीमा है, अधिकतम सीमा है, वो प्रत्येक राज्य में आपको अलग अलग देखने को मिलती है। जो आप याद रख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो इंपॉर्टेंट ना हो, बट जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि सबसे ज्यादा जो लिमिट थी लैंड सीलिंग की, है ना, वो हमको ना पंजाब हरियाणा वाले स्टेट्स में देखने को मिलती है। पंजाब में अगर बेसिकली हम बात करें ना, तो पंजाब में अधिकतम सीमा थी 30 एकड़। तो जो बड़े जमींदार थे, बड़े किसान थे, जिनको पास तो सैकड़ों हजारों एकड़ की भूमि रहती थी, ठीक है, वो अधिकतम 30 एकड़ तक की भूमि अपने पास रख सकते थे। ये 30 एकड़ उस क्षेत्र की बात की जा रही है जो कृषि की दृष्टि से काफी ज्यादा उपजाऊ है, यानी कि अच्छी जमीन की बात की जा रही है। बंजर जमीन के केस में तो ये लिमिट जो है काफी ज्यादा थी, क्योंकि बंजर जमीन का उपयोग तो बेसिकली ज्यादा अच्छे तरीके से किया नहीं जा पाएगा। लेकिन जो अच्छी भूमि है, जो कृषि के लिए ज्यादा जो उपजाऊ भूमि है, ऐसे भूमि की अगर बात करें तो उसकी लिमिट थी 30 एकड़ पंजाब में। और जितने भी स्टेट्स थे इंडिया में,
उसमें सबसे ज्यादा जो लिमिट दी गई थी वो पंजाब में ही दी गई थी। तो इस कारण से अगर आप अभी के टाइम से रिलेट करके देखेंगे ना, तो आज भी बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े किसान आपको पंजाब में, हरियाणा में देखने को मिलेंगे। उसके पीछे रीजन यही है कि जमींदारी उन्मूलन जो कानून भी लाया गया, उसमें जो लिमिट थी, लैंड सीलिंग की लिमिट थी, अधिकतम भूमि अपने पास रखने की जो लिमिट थी वो 30 एकड़ थी। तो 30 एकड़ भी अपने आप में काफी बड़ी जमीन है, बोल सकते हैं, छोटी मोटी मात्रा तो है नहीं। और सबसे कम की अगर बात करें लिमिट अगर कहां पर थी, तो केरल में हमको लिमिट जो देखने को मिलती है वो मिलती है 15 एकड़। ठीक है, 15 एकड़ हमको देखने को जो लिमिट मिलती है वो मिलती है केरल में। लैंड सीलिंग की बात करें, जमींदारी उन्मूलन जो कानून लाया गया, यानी कि यहाँ पे जो बड़े किसान है, बड़े जमींदार है, वो अधिकतम 15 एकड़ भूमि अपने पास रख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास है मान लो 100 एकड़ की भूमि, तो सरकार क्या करेगी केरल में कि 85 एकड़ भूमि का सरकार कर लेगी अधिग्रहण। भाई आप रखो केवल 15 एकड़। सेम चीज पंजाब में क्या हो रहा है, 100 एकड़ किसी के पास है तो 70 एकड़ रख रही है सरकार, अधिग्रहण कर रही है उसका, और उसका वितरण करेगी उन लोगों में जिनके पास भूमि नहीं है। ठीक है, ताकि समानता के स्तर पर सभी को लाया जा सके। पहली बात, 30 एकड़ ही पंजाब में अधिकतम लिमिट हमको देखने को मिल रही है, जो अच्छी उपजाऊ जमीन है उसकी बात कर रहे हैं, और केरल में सबसे कम। बाकी के जितने भी स्टेट्स थे उनमें 15 से 30 एकड़ के बीच में लैंड सीलिंग की लिमिट हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब जमींदारी उन्मूलन कानून लाया जा रहा है अलग अलग राज्य विधानमंडलों के द्वारा, ताकि इन भूमियों का अधिग्रहण किया जा सके और वितरण कर सके जिनके पास भूमि नहीं है। अब जो जमींदार है, जो बड़े किसान है, जिनकी भूमि का सरकार अधिग्रहण कर रही है, उनका तो दिमाग खराब हो गई है ऐसे में, है ना। और उनके पास राइट भी है। क्या राइट है? हमारे संविधान का है पार्ट 3, यानी कि भाग 3, जिसमें सूची दी गई है मौलिक अधिकारों की। और संविधान लागू होने के समय पर कितने मौलिक अधिकार थे हमारे पास? 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, 7 में से एक मौलिक अधिकार था इस समय संपत्ति का अधिकार। और ये जो संपत्ति का अधिकार है वर्तमान में तो मौलिक अधिकार नहीं है, वर्तमान में तो इसकी स्थिति जो है वो संवैधानिक अधिकार की है, लेकिन संपत्ति का अधिकार तब तो मौलिक अधिकार था। और यहाँ पे संपत्ति, भूमि भी संपत्ति की कैटेगरी में आती है ना। भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा सरकार के द्वारा, मुआवजा दिया जा रहा था, ऐसा नहीं है मुआवजा नहीं दिया जा रहा था, लेकिन वो जो मुआवजा है वो उचित नहीं था। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर जमींदार या बड़े जो किसान है अपनी जमीन ना देना चाहे, तब भी उनकी इच्छा के विपरीत कार्य किया जा रहा था। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन कानून के चलते। ठीक, तो यहाँ पे संपत्ति के अधिकार का हो रहा था हनन इनका। और बेसिकली जमींदारी उन्मूलन जब कानून बनाए जा रहे हैं अलग अलग राज्य विधानमंडलों के द्वारा, तो जाहिर सी बात है जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएगा, इसको चुनौती दी जाएगी, बड़े बड़े जो जमींदार अपना केस लेके तो जाएंगे ही, तब तो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो है ना, फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो है, इसको तुरंत खारिज कर देगा। आप अधिग्रहण तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि संपत्ति का अधिकार है, फंडामेंटल राइट। जब तक वो व्यक्ति चाह नहीं रहे अपनी संपत्ति का बेसिकली दान करना बोल सकते हैं एक प्रकार से, या बेचना चाह नहीं रहे, तब तक तो सरकार अधिग्रहित कर नहीं सकती। तो ऐसे केस से निपटने के लिए पहले ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, संविधान में पहला संशोधन किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। बेसिकली हम बात करें तो पहला संशोधन किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1951 में। और इस संशोधन में क्या किया गया था, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले कितनी अनुसूची थी? पहले थी 8 अनुसूची, तो एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिससे हम जानते हैं 9वीं अनुसूची के नाम से। और इस अनुसूची में क्या किया गया पता आपको? ये जो जमींदारी उन्मूलन जो कानून थे ना, जितने भी कानून अलग अलग राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए, उन सबको शामिल किया गया 9वीं अनुसूची में। ठीक, इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये था, इसमें यह प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून शामिल किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे, इन कानूनों की न्यायिक समीक्षा जो है, ठीक है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं किया जा सकता किसी भी न्यायालय के द्वारा। अब जब न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, जब इस कानून को देख नहीं सकते, इसकी व्याख्या ही नहीं कर सकते, इस पर विचार ही नहीं कर सकते, तो फिर इस कानून से रिलेटेड जो मामले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, उन मामलों की सुनवाई भी पॉसिबल नहीं है। भले ही वो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करे, तो क्या करे फिर, सिस्टम ही ऐसा कुछ बनाया गया था। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम चल रहा था, है ना। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हम देखते हैं संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये संविधान लागू होने के बाद से ही बेसिकली सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न आना शुरू हो गया। क्योंकि जमींदारी उन्मूलन कानून के चलते मौलिक अधिकारों में हम बात करें तो हमारा एक मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा था। हमारा तो नहीं,
जो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े किसान थे, उनका मौलिक अधिकार हो रहा था प्रभावित, है ना। तो इसके चलते वो जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे अलग अलग जजमेंट्स है, प्रमुख जो इंपॉर्टेंट केसेस है ना, उनके बारे में हम करेंगे डिस्कस, ताकि आपको चीजें जो है आराम से समझ आए और एकदम कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी। अब हम थोड़ा डिस्कशन बढ़ाते हैं आगे। नाउ सबसे पहला जो केस हम डिस्कस करेंगे इस सीक्वेंस में, वो है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का जो मामला है वो वर्ष 1951 का मामला है। पहली बात तो संविधान लागू हो चुका था 1950 में। 1951 में 9वीं अनुसूची भी शामिल हो गई संविधान में, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके बाद जो बड़े बड़े जो बेसिकली हम बात कर सकते हैं, अलग अलग जो राज्य विधानमंडल के द्वारा जो बनाए गए कानून है, जमींदारी उन्मूलन कानून, उसको भी शामिल करते गए सभी 9वीं अनुसूची में। ठीक है, ताकि इसकी न्यायिक समीक्षा न की जा सके। अब होता क्या है, जो शंकरी प्रसाद जो व्यक्ति है ना, ये बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े से भी बड़े जमींदार थे। ठीक है, इनके पास ना 10,000 एकड़ से भी ज्यादा की भूमि थी। को सुनकर थोड़ा आप हिल जाओगे शायद। 10,000 एकड़ से भी ज्यादा की भूमि थी इनके पास, शंकरी प्रसाद के पास। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे बिहार के। ठीक है, और बहुत बड़े जमींदार, आप समझ सकते 10,000 एकड़ से भी ज्यादा की भूमि थी इनके पास, है ना। और यहां पे बेसिकली इनका जो मैटर वो चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन कानून जो बिहार राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया था, उसके चलते हो क्या रहा था, यहां पर लिमिट थी बेसिकली वही 25-30 एकड़ के आसपास की लिमिट थी यहां पर लैंड सीलिंग की। और इनके पास 10,000 एकड़ की भूमि, 10,000 एकड़ से कहां पे 25 एकड़ के आसपास में आप आ रहे हैं। तो इसके चलते इनका दिमाग हो गया था खराब। न सिर्फ इनका दिमाग खराब हुआ था, बल्कि इनका जब केस हो जब लगाया सुप्रीम कोर्ट में, तो न सिर्फ शंकरी प्रसाद, बल्कि शंकरी प्रसाद के साथ साथ 400 से भी ज्यादा जमींदार और शामिल थे। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद अकेले व्यक्ति नहीं थी जिनका जजमेंट, मतलब जिनका केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, 1951 की हम बात कर रहे हैं। ये शंकरी प्रसाद के साथ ना 400 से ज्यादा और भी जमींदार थे जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई थी बिहार सरकार के द्वारा। तो इसमें हुआ क्या, इसमें जो पहला संशोधन अधिनियम है 1951 का, ठीक है, उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में की गई थी कटौती। पहला जो संविधान संशोधन है बेसिकली 1951 में जो किया गया, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची में, या बेसिकली 9वीं अनुसूची को किया गया शामिल। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 31 के अंतर्गत जो संपत्ति के अधिकार है उसमें कुछ लिमिटेशंस लगा दिए गए थे। ठीक है, उसी को दी गई थी चुनौती इसमें, क्योंकि इसी के चलते ही तो इनकी भूमि का हो रहा था अधिग्रहण। तो कोई कैसे अपनी भूमि को, मतलब इतना ज्यादा भूमि कोई कैसे जब्त कर ले। आप देख रहे हैं ना, 10,000 एकड़ से ज्यादा 25 एकड़ तक में आ रहे हैं, ये तो मजा नहीं आ रहा इनको। ठीक है, ऐसे में जब ये जो जजमेंट है, मतलब इस मामले पर जब सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद के पास ना आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन की शक्ति के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। मतलब सवाल ये उठ रहा था ना कि क्या संसद जो है फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई कर सकती है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो चाहे संसद कर सकती है संशोधित। तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन जो लिखा है, जो प्रश्न उठ रहा था कि क्या संसद मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहा गया कब, 1951 में। मामला था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद की तो वाट लग गई बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि उनकी काफी सारी भूमि का अधिग्रहण हो चुका था, है ना। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक और बात कही गई। हम अगले क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में, है ना, मौलिक अधिकार के बारे में। और मौलिक अधिकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर एक आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों से असंगत, मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, विधि यानी कि कानून, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, तो उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या होगी, शून्य होंगी। शून्य यानी कि जीरो, यानी कि वो लागू हो ही नहीं पाएगा। ठीक है,
आर्टिकल 13 बेसिकली बताता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत यानी कि कोई ऐसी विधि है, ऐसा कोई कानून है जिसका निर्माण या संसद द्वारा किया गया हो या राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया हो, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कोई ऐसी विधि या कानून है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है या उनका अल्पीकरण कर रही है, मौलिक अधिकारों में कटौती कर रही है, तो वो सारी जो विधियां हैं वो हो जाएंगी जीरो, वो लागू नहीं हो पाएंगी, क्योंकि भैया मौलिक अधिकार सुप्रीम है। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया है, फंडामेंटल राइट है, संविधान के द्वारा गारंटी दी गई है मौलिक अधिकारों को। तो मौलिक अधिकार तो सुप्रीम है, तो कोई ऐसी विधि या कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा, ठीक है, और वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है एक प्रकार से, तो वो सब हो जाएंगी जीरो। ठीक, ये बेसिकली आर्टिकल 13 में हमको देखने को मिलता है। नाउ जब यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है क्या, विधियां, कानून, तो विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है, सबसे पहले तो ना आप ध्यान में रखना, एक तो आती है स्थायी विधि। ठीक, स्थायी विधि के बारे में हम बात करें तो संसद, केंद्र सरकार का जो विधायिका है, राज्य सरकार की जो विधायिका की बात करें तो विधानमंडल, इनके द्वारा विधि या कानून का जो निर्माण किया जाता है वो स्थायी प्रकृति का होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्थायी विधि। जिस विधि का निर्माण, जिस कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया गया हो या राज्यों में विधानमंडल के द्वारा किया गया हो, पहली बात। दूसरी होती है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि का मतलब नाम से समझ आ रहा है कि जो परमानेंट नहीं है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, बेसिकली अगर हम देखें ना, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत हम बात करें तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब। और राज्य स्तर पर अगर हम देखें तो राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 213 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र में और राज्य में राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं, जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, ठीक है, कि तब जारी किए जाते हैं जब केंद्र सरकार में देखे तो बेसिकली संसद का जब सत्र न चल रहा हो, और राज्य में बेसिकली हम देखें तो विधानमंडल का जब सत्र न चल रहा हो, और मतलब आकस्मिक स्थिति आ गई है, भैया कानून बनाना जरूरी है, तब अध्यादेश जारी किया जाता है। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है हम देखते हैं, अधिकतम 6 महीने तक के लिए ही अध्यादेश जारी हो सकता है। ठीक है, तो अधिकतम इसकी लिमिट है। तो यहां पे हम देख रहे हैं वो अस्थायी विधि है जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश है। तो विधि यानी कि कानून शब्द में संसद द्वारा बनाई गई विधि आती है या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि आती है, जिन्हें हम कहते हैं स्थायी विधि। राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश भी आते हैं जिसे हम कहते हैं अस्थायी विधि। इसके द्वारा इसमें हम देखते हैं प्रत्यायोजित विधान, जिसे हम कहते हैं डेलीगेट लेजिस्लेशन। ठीक, तो ये भी आता है इसके अंतर्गत। और लास्ट में हम देखते हैं विधि का बल रखने वाली, विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। डेलीगेट लेजिस्लेशन या प्रत्यायोजित विधान की बात करें तो बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत जो अलग अलग जो नोटिफिकेशन, अधिसूचना जो जारी किए जाते हैं, नियम, कानून, कानून तो हम इधर देख चुके हैं, नियम वगैरह जो बनाए जाते हैं वो सब भी विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके जिले में डीएम अगर कोई नोटिफिकेशन जारी करे या कोई नियम बनाए और वो भी फंडामेंटल राइट का कर रहा है वायोलेशन, तो वो सब भी क्या होगा, मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो वो भी हो जाएगा जीरो। ये सब आएंगे प्रत्यायोजित विधान के अंतर्गत। ठीक है, और लास्ट में हम देखते हैं रूढ़ि या प्रथा। रूढ़ि या प्रथा हमारे समाज में कई सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो चलती हैं आ रही हैं पहले के समय से, तो वो भी अगर उनमें से भी कोई ऐसी प्रथा है जो फंडामेंटल राइट का कर रही है वायोलेशन, तो उनको भी जीरो करार दिया जाएगा। जैसे कि सबरीमाला मंदिर का जो फेमस केस है, आप सभी ने आई थिंक आपको ज्ञात होगा इसके बारे में। सबरीमाला एक मंदिर है जो आपको केरल में देखने को मिलेगा, पंबा नदी के तट पर यह मंदिर है। भगवान विष्णु के एक अवतार है भगवान अयप्पा, उनको समर्पित ये मंदिर है। अब इस मंदिर में सिचुएशन क्या था, सीन क्या था, बेसिकली यहाँ पर प्रवेश केवल पुरुषों को दिया जाता था, महिलाएं जो है वो यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो लंबे समय से ये चल रहा था महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जाए, और इस बारे में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी, जिसमें सुनवाई जब आया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है ना समानता के अधिकार का हो रहा है उल्लंघन। ठीक है, समानता का अधिकार भैया, महिला और पुरुष में हो रहा है भेदभाव, और कोई विधि नहीं है, कोई कानून नहीं है जिसके द्वारा रोका जा रहा है महिलाओं। समाज में चलने वाली प्रथा है, रूढ़ी है, जिसके चलते वो मंदिर, पूरा प्रशासन, वो पूरा क्षेत्र जो है इस प्रथा को मानता है, इसी कारण महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और समानता के अधिकार का उल्लंघन है करके बताया जब गया, तो जब निर्णय आया तो वहां पर ये रूढ़ी या प्रथा में आ रहा है ना, ये जो बेसिकली प्रणाली जो चल रही है, महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, तो उसको भी खत्म दिया गया। तो करंट डेट पे अगर हम बात करें तो अब मंदिर में महिला, मतलब पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी अब प्रवेश करती हैं। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये विधि या कानून के अंतर्गत ये सभी चीजें आती है। और ये अगर फंडामेंटल राइट चाहे कोई भी हो उसका करे वायलेशन, या उससे असंगत हो, या उनका अल्पीकरण करे, तो ये जो सारे कानून हैं वो हो जाएंगे रद्द। ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 13 में। ठीक है, तो यहीं पे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में 1951 का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति तो भैया अनलिमिटेड है। पहली बात तो ये बोल दी है। अभी हम देखेंगे लिमिटेड वाला जो केशवन भारती में आएगा, लेकिन 1951 में तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अनलिमिटेड है, कुछ भी संशोधित कर सकती है जो मर्जी में आए। और साथ में ये बोला कि अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द का यूज किया गया है, इसके अंतर्गत ना केवल सामान्य विधियां कानून ही आती है, संविधान संशोधन अधिनियम अपने आप में एक कानून नहीं है। यहाँ पे हमने संविधान संशोधन अधिनियम देखा क्या? कहीं पे नहीं देखा ना। तो उसी बारे में यहाँ पे बताया गया कि 13 के अंतर्गत ना सामान्य विधियां ही आती है, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो वो जीरो होंगी। संविधान संशोधन अधिनियम अपने आप में कोई विधि या कानून नहीं है, इसलिए आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 1951 की बात है। अब 1951 के बाद अगले केस में हम समझते हैं। अब यहाँ पे तो शंकरी प्रसाद हार गए भैया, क्या करें। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले जजमेंट में। अगला जो केस है ना, वो हमको बेसिकली देखने को मिलता है, 1 मिनट। अगला जो जजमेंट हम देख रहे हैं ये है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 1964 का ये मामला है। सज्जन सिंह राजस्थान के हाई कोर्ट के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। फिर से आप सुनो, राजस्थान हाई कोर्ट के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन? सज्जन सिंह, है ना। 1964 का एक केस है। रिटायरमेंट के बाद से ये भी बेसिकली कानून रिलेटेड जो मामले हैं उनमें मतलब काफी ज्यादा इनकी विशेषता थी, इनकी विशेषज्ञता थी, तो ये उन मामलों में काफी ज्यादा रुचि रुचि रखते थे, है ना। तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य वाला जो मामला है, क्या होता है, 17वां संविधान संशोधन होता है 1964 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा फिर से काफी सारे जो जमींदारी उन्मूलन जो कानून है उनको शामिल कर दिया जाता है 9वीं अनुसूची में। ठीक है, 9वीं अनुसूची में ना समय समय पर जमींदारी उन्मूलन कानून जो अलग अलग राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जा रहे थे, संसद उनको समय समय पर संसद की संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करती जा रही थी ताकि उनको सेफ किया जा सके। अब 17वां संविधान संशोधन 1964 जब किया गया संसद के द्वारा, फिर से काफी सारे एक्ट को डाला गया किसमें, 9वीं अनुसूची में, जिसमें राजस्थान राज्य के भी जमींदारी उन्मूलन कानून जो थे वो शामिल थे। अब इसको चुनौती दी गई किसके द्वारा? सज्जन सिंह के द्वारा, है ना। तो इसकी जो वैधता है उसको चुनौती दी गई यहां पर सज्जन सिंह वाले मामले में। लेकिन कुछ खास यहां पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहां पर भी 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने वही निर्णय को रिपीट किया जिस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट किया, मतलब पहली बार दिया था 1951 के शंकरी प्रसाद मामले में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप इसको चुनौती मत दो, पहली बात तो ये है, और दे भी दियो तो सुन लो कि क्या है ना, सिस्टम संसद के पास है आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की शक्ति। और पहले ही शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट बता चुकी है कि ये जो पावर है 368 के अंतर्गत वो है क्या, अनलिमिटेड। तो संसद चाहे तो कुछ भी संशोधित करे। और पहले ही बता दिया है कि है ना, जब विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन अधिनियम शामिल नहीं है तो फिर आप चैलेंज कैसे कर रहे हो, ये कहा गया बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये मैटर भी हो गया यहीं पे खत्म। 1951 का जो निर्णय था उसी को वापस से रिपीट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये दो जजमेंट हो गए, है ना। अब इसके बाद जो मेजर जजमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 का मैटर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो गोलकनाथ केस के बारे में नहीं जानते तो फिर शायद आप पढ़ नहीं रहे हैं फिर, है ना। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैटर था। और अब पलटेगा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का। पहले जो निर्णय दिया था ना सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद मामले में, सज्जन सिंह मामले में, अब वो निर्णय जो है यहां पर पलटने वाला है। सवाल वही चल रहा है कि क्या संसद फंडामेंटल राइट को कुछ भी संशोधित कर सकती है, मतलब संविधान में संशोधन कर सकती हो, तो हम देख ही रहे हैं फंडामेंटल राइट तो डायरेक्ट देश के नागरिकों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या संसद फंडामेंटल राइट में कुछ भी संशोधन कर सकती है? क्या संसद सारे फंडामेंटल राइट समाप्त कर दे तो तब क्या होगा फिर? फंडामेंटल राइट हमको संविधान में दिए गए हैं। संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने। संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण किया तो उसमें एक प्रावधान डाला, भाग 20 के अंतर्गत आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन। ये करेगा कौन? संसद। अब बताओ, संविधान सभा के द्वारा बनाए गए संविधान में जिस मौलिक अधिकार को दिया गया है, उस मौलिक अधिकार को संसद अगर पूरा ही खत्म कर दे तो मतलब क्या हुआ फिर संविधान बनाने का संविधान निर्माताओं के द्वारा? ठीक है, तो ये तो काफी दिलचस्प बात थी।
तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ना ये मामला थोड़ा आता है अब नया। गोलकनाथ कौन थे? गोलकनाथ थे पंजाब के जमींदार। गोलकनाथ बेसिकली हम बात करें तो इनका पूरा नाम था इंदर चंद गोलकनाथ। इनके दो और भाई थे, एक थे हेनरी गोलकनाथ और एक का नाम था विलियम गोलकनाथ। इनके भाई थे ना, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। ठीक। और जो बड़े भाई थे उनका नाम था इंदर चंद गोलकनाथ। ठीक है, ये मेन किरदार थे। इनके भाई थे हेनरी और विलियम। अब इनके पास भैया जमीन कितनी थी? देखो अभी मैंने पहले ही बताया आपको, पंजाब में लिमिट सबसे ज्यादा थी और लिमिट कितनी थी? 30 एकड़। 30 एकड़ तक की भूमि कोई जमींदार या किसान जो है वो अधिकतम रख सकता था, ये लिमिट थी। इनके पास, गोलकनाथ के पास जमीन थी 500 से भी ज्यादा एकड़, 500+ एकड़। मतलब केवल 30 एकड़ भूमि रखेगी कौन? रखेगा कौन? गोलकनाथ ब्रदर्स। और बाकी के जमीन का अधिग्रहण कर लेगी पंजाब सरकार, पंजाब जमींदारी उन्मूलन कानून के चलते। ठीक है। अब इनको भी मजा थोड़ी ना आएगा, किसी किसको मजा आएगा भाई? उनकी भूमि जो है छीन ली जा रही है ना, उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है, और मुआवजा दे भी रहा और नहीं देना चाह रहा है जमीन, तब की केस में क्या करें? तो फिर चले गए भैया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब गए, है ना, 1967 में जब इस मैटर पर वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपना जो पुराना जो निर्णय है उसको पलटा। शंकरी प्रसाद मामले में जो 1951 का है, सज्जन सिंह मामले में जो 1900 बेसिकली 64 का है, इनमें जो निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का द्वारा, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति असीमित है, संसद फंडामेंटल राइट को भी संशोधित कर सकती है, ये जो कहा गया था इसको पलटा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों को, पहली बात तो यह है, लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है ना, इसलिए संसद जो है मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकती है, न ही किसी अधिकार को वापस ले सकती है। समझ रहे हो अभी तक क्या बोला जा रहा था? मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली बार 1967 में संसद के द्वारा, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि संसद भैया मौलिक अधिकार में न तो कटौती कर सकती है, न तो किसी अधिकार को खत्म कर सकती है, तो ये तो सोचना ही मत दूर दूर तक, है ना, ये कहा गया। तो पुराना जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का वो हो गया डिसमिस, क्योंकि यहां पे 1967 में जो फैसला आया था, इसमें 11 जजेस की बेंच थी, 11 जज शामिल थे। ठीक है। और 6:5 से बेसिकली ये डिसीजन आया था, मतलब 6 जो जजेस थे ना उनके द्वारा ये डिसीजन दिया गया था, 5 तो इसके विरोध में थे, लेकिन बहुमत के आधार पर फैसला होता है बेसिकली, हम देखते हैं। इस कारण से बेसिकली ये जजमेंट हमको देखने को मिलता है। मतलब 1967 में स्थिति क्या बन गई कि मौलिक अधिकार में न तो संशोधन किया जा सकता है, न ही किसी मौलिक अधिकार को वापस लिया जा सकता है संसद के द्वारा। तो संवैधानिक और यहां पे साथ में आर्टिकल 13 में क्या बेसिकली कहा गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम विधि के अंतर्गत नहीं आ रहा है, जिसकी व्याख्या पहले की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1951 और 1964 में। अब ना उसके भी उसे भी पलटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में कहा कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है ना वो भी आर्टिकल 13 के अंतर्गत एक कानून है, एक विधि है। और बेसिकली क्या कहा गया है, विधि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधि है वो क्या होंगी? जीरो होंगी। अब संविधान संशोधन अधिनियम भी क्या हो गया? एक विधि के रूप में इसको मान्य कर दिया गया 1967 में। यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा भी अगर किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जाएगा तो वो भी क्योंकि विधि के अंतर्गत आ रहा है तो उसको भी जीरो कर दिया जाएगा, मतलब वो संविधान संशोधन अधिनियम भी अपने आप में डिसमिस हो जाएगा जो किसी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन कर रहा है या उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। ये कब की बात है? ये 1967 की बात है, पंजाब राज्य वाले मैटर की बात है, गोलकनाथ की। अब इससे गोलकनाथ की जमीन नहीं बच गई। ये जो केस में जमींदारी उन्मूलन कानून जो था उसमें तो गोलकनाथ की जमीन का तो अधिग्रहण हुआ, लेकिन एक हिस्टोरिकल जजमेंट आया ना फंडामेंटल राइट के कंटेक्स्ट में, वो हमको देखने को मिलता है। गोलकनाथ का जमीन तो अधिग्रहण हो गया, उसका दिक्कत, मतलब उनको दिक्कत हुई, उनको थोड़ी ना दिक्कत हुई। ठीक है। तो ये अभी तक आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद चीजें फिर थोड़ी बदलेंगी। जब ये हुआ तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इससे पहले हम देख रहे हैं सज्जन सिंह का मामला 1964, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पक्ष मतलब निर्णय किसके पक्ष में? सरकार, मतलब जवाहरलाल नेहरू किंग के पक्ष में। 1951 शंकरी प्रसाद का मामला, निर्णय किसके पक्ष में? सरकार कौन है? कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू।
जब जवाहरलाल नेहरू थे तो उनकी छवि अलग थी, उनसे पंगा लेना कौन चाहेगा भाई। जितने जजेस थे सब सम्मान है ना, तो जवाहरलाल नेहरू के मामले में पंगा लेने वाला काम कोई नहीं कर रहा था। उनके जाने के बाद चीजें हो रही है चेंज, ठीक है। अब पहले सरकार यहाँ पे मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका थोड़ा नीचे, ठीक है। अब न्यायपालिका जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, 1967 में हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री इस समय थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया किसका निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि इंदिरा गांधी के लगा कि ये तो मेरे खिलाफ में निर्णय आ गया। अब इससे इंदिरा गांधी खुश तो रहेंगी नहीं, ठीक है। तो इसको बदला जाए। अब बदलेंगे कैसे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलना है, संविधान में संशोधन की बात की जा रही है, तो चलो संविधान में एक संशोधन करते हैं। सरकार के द्वारा ना एक संविधान संशोधन किया गया, 24वां संविधान संशोधन, वर्ष था 1971। इसमें क्या किया गया पता, आर्टिकल 13 और आर्टिकल नंबर 368, ये दोनों में किए गए संशोधन। आर्टिकल 13 में बेसिकली हम देखते हैं विधि शब्द के अंतर्गत, हम देखते हैं ना संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसके बारे में बता दिया गया कि गोलकनाथ वाले मामले में कि ये भी विधि के अंतर्गत आता है। तो पहली बात तो यहाँ पे आर्टिकल 13 में संशोधन करके क्लासिफाई कर दिया वहां पर स्पष्ट कि भैया संविधान संशोधन अधिनियम जो है ना वो विधि की कैटेगरी में नहीं आता है, पहली बात तो ये कर दिए। और आर्टिकल 368 में ये प्रावधान किया गया कि इसके अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने या किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है, ये बेसिकली बता दिया गया। आर्टिकल 13 में ये बोल दिया गया कि संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो विधि के अंतर्गत नहीं आते हैं, पहली बात ये आर्टिकल 13 में बताया गया। आर्टिकल 368 में ये जोड़ दिया गया कि संसद के पास संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो अनलिमिटेड है। पलटा जा रहा है, किसको पलटा जा रहा है, जो पहले निर्णय दिया गया था गोलकनाथ के द्वारा, इसको बदला जा रहा है। गोलकनाथ वाले निर्णय में सुप्रीम कोर्ट व्याख्या किया, सुप्रीम कोर्ट व्याख्या किसकी करे, संविधान की। तो संविधान में जो लिखा है उसे ही पढ़ के तो व्याख्या करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। तो जो लिखा है उसको परिवर्तित कौन कर सकता है, संसद कर सकता है ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा चीजों को समझना, न्यायपालिका उसी की व्याख्या करेगी जो लिखा हुआ है संविधान में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके बारे में डायरेक्टली एक एक वर्ड तो लिखा नहीं था, तो जहां पे दिक्कतें आएंगी उसकी व्याख्या न्यायपालिका अपने हिसाब से करेंगी। पहले हम देख रहे हैं 1951 और 1964 में न्यायपालिका की व्याख्या अलग स्तर पर थी। 1967 में गोलकनाथ मामले में न्यायपालिका ने अपने पुराने जजमेंट को पलट दिया, ठीक है। अब बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये जो जजमेंट था इसको पसंद, मतलब ये जो जजमेंट सरकार को पसंद नहीं आया, तो सरकार ने बेसिकली क्या किया, संविधान में संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971, वर्ष 1971 में किया गया। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में किए गए संशोधन, और ये बोल दिया गया भैया कि आप संसद के पास, सुप्रीम संसद कुछ भी संशोधित कर सकती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउ व्याख्या करे कोर्ट, क्योंकि अब तो संविधान में संशोधन करके शामिल कर दिया गया ना कि संसद संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है, ये संविधान में ही लिख दिया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आएगा तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगला जो जजमेंट आता है वो आता है केशवानंद भारती का। ये है केशवानंद भारती, इनकी इमेज काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है भारतीय संविधान की दृष्टि से या भारतीय राज्य व्यवस्था की दृष्टि से बात करें ना तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। और इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन में देता हूं। केरल के रहने वाले थे ये। केरल में एक मठ है जिसको कहा जाता है एडनीर मठ। ये मठ कहां पर है, ये मठ है केरल में। एडनीर मठ के ये संचालन करता थे, है ना। एडनीर मठ के पास भैया जमीन थी कई सौ एकड़ की, और वही पुराना सिस्टम केरल का जमींदारी उन्मूलन कानून जो हर राज्य में हमको देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सब जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो इनकी भी जमीन का अधिग्रहण हुआ तो ये भी गए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। भैया क्या नौटंकी चल रहा है इनके मैटर में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतलब सवाल तो वही चल रहा था ना, फंडामेंटल राइट सब उसी के चलते जा रहे थे। आर्टिकल 31, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, यही सबको लेकर सब सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। प्रॉपर्टी के राइट का वायलेशन हो रहा है, समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, विधि के समक्ष समता, विधि का समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसी के चलते सब सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। इसके मैटर में, इनके मैटर में बेसिकली हम बात करें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में जो 1973 का है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है या किसी अधिकार को वापस ले सकती है। तो इन्होंने क्या कहा, जो बेसिकली हम देख रहे हैं गोलकनाथ मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकार में न तो कटौती कर सकती है, न किसी अधिकार को वापस ले सकती है। अब इस डिसीजन को फिर से पलटा जा रहा है, किसमें? केशव भारती मामले में। अब सुप्रीम कोर्ट फिर से वही कह रही है कि संसद मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है, सीमित कर सकती है, जो गोलकनाथ के पहले सुप्रीम कोर्ट बोल रही थी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे ना एक बड़ी रणनीति है सुप्रीम कोर्ट की। अब देखना, यहां पे जजेस कितने थे पता है? यहां पे 13 जज थे। केशवानंद भारती जजमेंट जब आया तो उसकी सुनवाई 13 जजेस के द्वारा की जा रही थी। ये आज तक के हिस्ट्री का, सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री का सबसे बड़ा बेंच है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जजेस। ठीक है, सबसे ज्यादा संख्या में जजेस एक साथ किसी मामले पर निर्णय दिए हैं तो वो है केशवानंद भारती मामला अभी तक, है ना, सबसे बड़ा है, 13 जज। इसके पहले कौन सा मैटर था? गोलकनाथ वाला, जिसमें 11 जज थे, 6:5 से जो निर्णय आया था। यहां पे निर्णय आएगा 7:6 से। ठीक है, 7 जजेस ने कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों को लिमिट कर सकती है, भैया कोई दिक्कत नहीं है, मौलिक अधिकार को वापस भी ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार खुश है ना, यही तो हम चाहते थे, यही तो हमने कहा था। कहां पे कहा था? 24वां संविधान संशोधन 1971 में, क्योंकि संशोधन करके ही अनुच्छेद 368 में जोड़ दिए ना कि संसद कुछ भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो यही बात केशवानंद भारती मामले में। अभी जजमेंट पूरा नहीं आया है तो अभी आधा, अभी इतना लग रहा है, इतने से खुश है सरकार। ठीक है, हमारे फेवर में ही बात बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब अगली लाइन, लेकिन साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक नया सिद्धांत दिया, जिसके डेफिनेशन को मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया। ठीक है, मूल संरचना सिद्धांत के बारे में यहां पर बेसिकली उत्पत्ति हमको जो देखने को मिलती है केशवानंद भारती जजमेंट से। और न्यायालय ने यह कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को जो संवैधानिक अधिकार है, मतलब उसे संविधान में संशोधन करने की जो बेसिकली शक्ति है संसद के पास, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि संविधान में संशोधन तो संसद कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत कुछ ऐसे तत्व आते हैं जो संविधान का आधार है, संसद इनमें संशोधन नहीं कर सकती है। यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1973 में। अब सरकार का दिमाग हो रहा है थोड़ा खराब, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बोला क्या जा रहा है। मतलब पहले तो बोल रहा है मौलिक अधिकार को सीमित कर सकते हैं, वापस भी ले सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि संसद जो है कुछ भी संशोधन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक भी ठीक है। लेकिन फिर एक नया लाइन आ जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर, ये नया चीज क्या है भाई? मतलब सरकार को लगा ना कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में संविधान में तो बताया ही नहीं गया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट अपने से कुछ भी व्याख्या किए जा रहा है। ठीक है, और व्याख्या करने की पावर तो है भी सुप्रीम कोर्ट के पास, है ना। तो अब फिर क्या करें? तो बेसिक स्ट्रक्चर उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो बेसिक स्ट्रक्चर में जो जो तत्व रहेंगे ना, उनका संसद जो है, उनमें जो संशोधन जो है वो संसद नहीं कर सकती। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा क्या क्या फिर? तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में, एक तो केशवानंद भारती जजमेंट में ही कई सारे लिस्ट आप दिए जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माने गए, जैसे कि एक है न्यायिक समीक्षा का अधिकार, है ना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो बेसिकली ये जो बेसिकली चीजें हैं ये सब शामिल की गई बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत, और ये क्लासिफाई कर दिया गया ना साफ साफ कि इनमें संसद जो है वो संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट में अगर संशोधन करेगी तो वो हो जाएंगे रद्द, वो लागू नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये कहा जा रहा है 1973 में केशवानंद भारती मामले में। तो यहां पे अब चीजें बदल रही है, सरकार के मतलब रेंज से बात थोड़ी निकल रही है ना। तो सरकार का दिमाग तो होगा खराब यहां पर फिर से। अब इसी बीच में हम देखते हैं, देखो ये 1973 का जजमेंट था। अब केशवानंद भारती भी यहाँ पे केस तो हार गए, क्योंकि उनकी भी जो भूमि है उनका तो अधिग्रहण हो गया केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो बड़ा जो जीत जो हुई बेसिकली यहाँ पर, जीत किसकी हुई? लोकतंत्र की जीत हुई, डेमोक्रेसी की जीत हुई। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो हम देख रहे हैं संसद के द्वारा संविधान में संशोधन करके ये चीजें जोड़ दी गई कि संसद कुछ भी संशोधन कर सकती है, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम देख रहे हैं हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए तो हानि पहुंचा रही थी, क्योंकि कल की डेट में कोई ऐसी सरकार आई जो थोड़ी डिक्टेटरशिप वाली हो गई, तानाशाही वाली, कुछ भी संशोधन किए जा रहे हैं, तब तो दिक्कतें आ जाएंगी। तो आज आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं वर्ल्ड में जिनके संविधान ही ना बार बार बन चुके हैं यार। मतलब कई सारे ऐसे देश हैं, है ना, जिनके संविधान एक बार नहीं कई बार बन के खत्म हो चुके हैं। हमारा देश आपको देखने को मिलेगा 1950 में जो संविधान लागू हुआ था वही संविधान आज भी चल रहा है।
आगे भी चलेगा डेफिनेटली, और वो चल रहा है और आगे चलेगा। उसके पीछे जो जजमेंट है वो यही है, केशरन भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसलिए भारतीय राज्य व्यवस्था के कंटेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में से एक है केशरन भारती जजमेंट। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है, उसकी उत्पत्ति इसी जजमेंट से हुई। लेकिन क्योंकि इसके पीछे एक हिस्टोरिकल हमको केसेस देखने को मिलते हैं, चाहे शंकरी प्रसाद की बात करें, सज्जन सिंह की बात करें, गोलकनाथ की बात करें, ये सब भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आधार बने किसका, केशवन भारती मामले में जो जजमेंट आया उसका। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट मामले हैं, उन पर भी हम थोड़ा डिस्कस करते हुए चलते हैं। यहां पे आपको समझ में आ गया कि एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत जिसकी उत्पत्ति हो गई, जिसके द्वारा संसद को संशोधन करने की शक्ति तो है, कुछ भी संशोधन कर सकती है, ठीक है, लेकिन एक सीमा तक करेगी भाई, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने मन मर्जी काम कर रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट दी गई और इस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि ये समय समय पे हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एक बार में थोड़ी ना बताएंगे। तो कुछ लिस्ट दिए गए 1973 में, फिर अलग अलग जजमेंट्स में अलग अलग जो प्रावधान है वो जोड़े गए। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अलग अलग देखेंगे हम लास्ट में पूरे लिस्ट में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या वो प्रावधान है जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, और जो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है उसका संशोधन जो है संसद नहीं कर सकती। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद देखते हैं 1975 का एक जजमेंट है ना, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। अब राजनारायण जो थे वो इंदिरा गांधी से चुनाव हार गए थे, 1971 की बात है, 1 लाख वोट से चुनाव हार गए थे। 1971 में जो आम चुनाव हुआ था ना, इंदिरा गांधी चुनाव जीती, राजनारायण जो थे उनके अपोनेंट थे, समाजवादी पार्टी से थे, हार गए चुनाव, और 1 लाख वोट से चुनाव हारे थे। और उन्होंने बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील लगाई कि भैया मैं चुनाव हारा हूं, ये गलत तरीके से हारा हूं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भैया सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया है, चुनाव प्रचार में जो सरकारी वाहन है उसका प्रयोग किया है, जो कि भैया ये तो कानून के दायरे में नहीं आता है। आपको चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का उपयोग करना ही नहीं है, तो ये तो भैया आप सत्ता का उपयोग कर रहे हो एक प्रकार से। तो ये मामला चले गया हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। चुनावी भ्रष्टाचार के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव जो है रद्द कर दिया, जब ये पाया गया कि हाँ भैया इंदिरा गांधी ने मिस यूज किया है सरकारी मशीनरी का, अपने चुनाव प्रचार में प्रयोग किया है, जिसके चलते वो चुनाव जीती है, तो उनका चुनाव ही रद्द कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। बाद में सुप्रीम कोर्ट में फिर से गई भाई, हाई कोर्ट का निर्णय चैलेंज करना है, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा स्टे लगा, इसमें थोड़ी राहत मिली उनको। अब इसी बीच में जब इनका चुनाव जो है रद्द कर दिया गया, इनका दिमाग हो गया खराब, है ना। ये हाई कोर्ट मेरे बारे में सुनवाई कर रहे हैं, मतलब इसको इतनी पावर, थोड़ा सा ईगो पे ले लिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। तो संसद ने फिर से किया संविधान संशोधन। ठीक, अब क्या किया संसद ने, 39वां संविधान संशोधन पास किया, और इसमें क्या कहा गया पता, कि प्रधानमंत्री के चुनाव की बात करें, कोर्ट जो है चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब प्रधानमंत्री के चुनाव की बात इसमें नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष की हम बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें, सॉरी राष्ट्रपति इसमें आई थिंक शामिल नहीं है, ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, इनके चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती कोर्ट में। ये बेसिकली प्रावधान किया गया था 39वें संविधान संशोधन में, है ना, ताकि जो इनके बारे में जो जजमेंट दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा कि उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया था, उसको वापस से बदला जा सके। अब जब कोर्ट के पास पावर ही नहीं रहेगा प्रधानमंत्री के चुनाव में बेसिकली हस्तक्षेप करने का, निर्णय देने का, तो फिर इनके द्वारा दिया गया जजमेंट है वो भी अपने आप में समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये काम किया गया इनके द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट बाद में क्या हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने 39वां संविधान संशोधन जो है वो रद्द कर दिया और कुछ नए तत्व जोड़े। 1975 की बात है, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। तो यहां पे हम देख रहे हैं 39वां संविधान संशोधन किया जा रहा है संसद के द्वारा, जिसे प्रधानमंत्री के चुनाव को बेसिकली न्यायिक चुनौती देने से मना किया जा रहा है, यानी कि इसकी बेसिकली इस पर रिव्यू नहीं किया जा सकता, ये बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जब राजनारायण गए थे मामले को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके चुनाव को कर दिया था रद्द और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, ठीक है। तो फिर संसद के द्वारा संशोधन कर दिया गया। अब इस संशोधन को जब चुनौती दी गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजेस की बेंच थी उसने इस संशोधन को कर दिया रद्द। ये तुम क्या मजाक लगा रखे हो, प्रधानमंत्री के चुनाव को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दे सकते। तो इसको कर दिया गया रद्द। पहली बात, क्यों रद्द किया गया, इसके पहले क्या आ गया था 1973 में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, ठीक है। तो संविधान की मूल संरचना, भैया तुम कुछ भी संशोधन तो नहीं कर पाओगे ना, मूल संरचना में जो आ रहा है उसका संशोधन तुम कैसे करोगे। तो इस कारण से इसे कर दिया गया रद्द 39वें संशोधन को, और कुछ नए एलिमेंट और जोड़े गए।
जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, है ना। ये चुनाव हो रहा है तो अच्छे तरीके से हो ना, फेयर तरीके से हो। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून का शासन, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक। तो ये तीन नए एलिमेंट फिर से आगे लिस्ट बढ़ती जाएगी धीरे धीरे बेसिक स्ट्रक्चर की, और लास्ट में आपको लिस्ट दिखाऊंगा मैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। तो ये था इंदिरा गांधी बनाम राजनयन मामला 1975 का। हालांकि कुछ तकनीकी टेक्निकल बोल सकते हैं प्रणाली का यूज करके वो उनका जो चुनाव है वो बच गया था एक प्रकार से हम देखा जाए, क्योंकि आप समझते हैं पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्या होता है आप सभी को पता ही है। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं क्या होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है 42वां संविधान संशोधन 1976 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का तो निर्माण कर दिया गया, भारतीय संविधान में संसद कर रही है संशोधन, शक्ति उसी के पास है। और ये संविधान संशोधन जो था 42वां संविधान संशोधन, इसे हम जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, यानी कि लघु संविधान। क्योंकि ये ऐसा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा सबसे ज्यादा परिवर्तन किए गए हैं, सबसे ज्यादा बदलाव किए गए, 59 चेंजेस किए गए हैं, 59 बदलाव किसके द्वारा, इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है। इसी कारण से हम कहते हैं इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक किसी भी एक संविधान संशोधन में इतने बदलाव नहीं किए गए हैं जितने 42वें संविधान संशोधन में किए गए। ठीक है। तो यहां पे बेसिकली हमको क्या देखने को मिलता है, एक प्रमुख जो बदलाव है अनुच्छेद 368 के रिगार्डिंग बात करें, इसको संशोधित कर या घोषित किया गया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। वही जो 24वां संविधान संशोधन 1971 में कहा गया था, वापस से रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा और नई चीजों को जोड़ा जा रहा है। संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी आधार पर, चाहे वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों ना हो। थोड़ा समझना। ठीक है। पानी पी लेता हूं 1 मिनट। तो यहां पे समझने वाली बात यह है, सबसे पहले हमने देखा जो मेजर जजमेंट उसकी बात कर रहे हैं, गोलकनाथ का जजमेंट हमने देखा 1967 में। ठीक है। गोलकनाथ जजमेंट को बदलने के लिए संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया, जो किया गया 1971 में। 1971 में बेसिकली जो संशोधन किया गया उसमें बोल दिया गया ना आर्टिकल 368 में कि संसद जो है कुछ भी संशोधन कर सकती है, कोई लिमिट नहीं है भाई, जो चाहे हम कर सकते हैं, है ना, तो तुम ज्ञान मत दो। ये बेसिकली बोल दिया गया 1971 में, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। ये किसके द्वारा कहा गया, जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट टकराव चल रहा है अभी। ठीक है। 1971 के बाद हम बेसिकली देख रहे हैं 1973 सुप्रीम कोर्ट, कौन सा जजमेंट, केशवानंद भारती बोल रहे हैं हाँ भाई, आपने पहले कहा ना 1971 में संसद कुछ भी संशोधन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, दिक्कत नहीं है ना, बट कुछ पार्ट्स है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उनके अंतर्गत कुछ प्रावधान आते हैं, उनको नहीं कर सकती संसद संशोधित, बाकी कुछ भी संशोधन करे कोई दिक्कत नहीं है। और वो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है उसको हम बताएंगे। इनका हो गया दिमाग खराब, है ना, ये क्या नौटंकी है, बेसिक स्ट्रक्चर है, नया कंसेप्ट कहां से आ गया। तो फिर से इसको पलटने के लिए 1976 42वां संविधान संशोधन फिर से कर रही है संसद संशोधित, किसको पलटने के लिए कर रही है, 1973 में जो केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ना, उसको पलटने के लिए संसद ने फिर से संशोधन किया 1976 में और आर्टिकल 368 में, क्योंकि 59 बदलाव किए गए, अलग अलग प्रावधानों को परिवर्तित किया गया। एक परिवर्तन जो हम देख रहे हैं इस क्लास के रिकॉर्डिंग जो भी हम डिस्कस करें उसके रिगार्डिंग, तो आर्टिकल 368 में फिर से संशोधित कर दिए और बोल दिए कि नहीं यार ये तुम मजाक कर रहे थे 1973 में, इसको समाप्त करो पहली बात तो।
और 368 में भैया संशोधन करने की जो शक्ति है संसद की वो असीमित है, कुछ भी संशोधन कर सकते हैं और इस संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन ही क्यों ना करे। मतलब 73 में जो जजमेंट आया था ना कि बेसिक स्ट्रक्चर है उसका संशोधन नहीं कर सकती, तो उसको ही पलटने का काम किया जा रहा है 1976 में। कोई बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर भाड़ में जाए, सब कुछ सब संशोधन करेंगे हम और इसको चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में, ये बोला जा रहा है 1976 में। चीजें थोड़ी और भी पलटेंगी, यहीं पे समाप्त नहीं हो जाता। एक हिस्टोरिकल जजमेंट फिर से हमको देखने को मिलता है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला, और यह है बात 1980 की। मिनर्वा मिल्स एक टेक्सटाइल मिल है, कपड़ा मिल है, बंद हो चुकी है और बेसिकली हम देखते हैं कर्नाटक में मिल थी, है ना, कर्नाटक ये में ये मिल थी पहली बात तो। 1971 में इस मिल का हो गया अधिग्रहण, ठीक है। ये बेसिकली ऐसी मिल थी जो उतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी, ठीक है, तो कुछ मुआवजा दिया गया मिल मालिक को द्वारा। नारायण सामी जो थे इस मिल के ऑनर थे, है ना, उनके बेटे भी थे जो हिस्सेदारी रखते थे। अब उनको मुआवजा दिया गया और बेसिकली जो मिल है उसका क्या किया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया, मतलब बेसिकली भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। टेक्सटाइल मिल को मुआवजा पर्याप्त नहीं दिया गया था, ऐसा इनका कहना था, और इसके चलते बेसिकली मामले को लेकर के गया कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। साथ में हम देखते हैं 42वां जो संविधान संशोधन जो किया गया था 1976 में, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने देखा, इसके दो हिस्सों को भी चुनौती दिया गया था इसी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर से आया। अनुच्छेद 31C जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो प्रमुख संशोधन किए गए थे उसमें एक था 31C को बढ़ाकर सारे डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों से ऊपर कर दिया गया था। भाग 3 हम देखते हैं जिसमें पार्ट 3 मतलब मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, और भाग 4 में आप सभी को पता है डीपीएसपी के बारे में प्रावधान, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में प्रावधान हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पे देखो डीपीएसपी के अंतर्गत जो एलिमेंट्स जो प्रावधान हमको देखने को मिलेंगे वो सभी एक डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं सरकार को कि वो किस प्रकार से नियम और कानून बनाए, उनको निर्देश देने का काम कर रहे हैं। तो डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से ऊपर रखा जा रहा है आर्टिकल 31C में संशोधन करके, कब, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसको चैलेंज किया जा रहा है कि भैया पार्लियामेंट ऐसा कैसे कर सकती है, मौलिक अधिकारों से आप डीपीएसपी को ऊपर रख रहे हो, ये कैसे हो सकता है, ये पहला चैलेंज, ठीक है, मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है, ठीक। दूसरा जो चैलेंज हम देख रहे हैं जो आर्टिकल 368 में लिखा गया था 42वें संविधान संशोधन में कि संसद की संशोधन की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है, क्योंकि केशवानंद भारती में पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोल दिया गया है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन संसद नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती उन पे, ठीक है। अब 1976 है, फिर से संसद के द्वारा संविधान में संशोधन करके लिख दिया गया, कोई सीमा नहीं है, तो इसको फिर से चैलेंज किया गया 1980 में, फिर चलेगा सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल्स वाले मामले में। अब बोले कि ये जो मजाक किया जा रहा है आर्टिकल 368 के साथ बार बार, संशोधन की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, क्या चलते रह रहा है करके, ठीक है। तो इसको फिर किया गया चैलेंज, और यहां पे जब जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ना बेसिकली दोनों क्लॉज जो हैं जिन पर चैलेंज बेसिकली किया गया था उसको किया रद्द, तम सब बकवास, ठीक है। और क्या बोला गया, यहां पे जो पहले बोला जा रहा था मौलिक अधिकार से ऊपर है डीपीएसपी, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देख मेरे भाई ऐसा है कि मौलिक अधिकार की बात करें भाग 3, डीपीएसपी की बात करें भाग 4, ये दोनों ना एक ही गाड़ी के दो पहिए के समान है, तो एक कोई ऊपर एक कोई नीचे इस प्रकार की चीजें नहीं है, दोनों में हम बेसिकली देखें तो सामंजस्य और संतुलन बना रहना चाहिए। और डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में जो सामंजस्य है, जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो फिर से आ गया ना बेसिक स्ट्रक्चर, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा लिस्ट अभी, ठीक है। साथ में अनुच्छेद 368 में जो बोला गया कि संशोधन के द्वारा कि कोई सीमित न, कोई सीमा नहीं है, उसको फिर से ये बोल दिया गया कि संसद की संशोधन शक्ति जो है ना मेरे भाई वो असीमित नहीं हो सकती, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो सुप्रीम कोर्ट, सॉरी जो संसद जो है बोल रही है कि संशोधन की कोई लिमिट नहीं है ना, संविधान में संशोधन करने की कोई सीमा नहीं है, विधायी शक्ति की कोई सीमा नहीं है,
तो इसको बोल दिया गया कि संशोधन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ये तो सोचना भी अपने आप में मूर्खता है, पहली बात। तो इस शक्ति जो है वो असीमित नहीं है, अनलिमिटेड हो ही नहीं सकती। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत दिया है 1973 में, वो बना रहेगा, क्योंकि व्याख्या करने वाले हम हैं कि आप है। आप बनाओ ना, संशोधन करो आप, हम तो बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट पावर थोड़ा ऊपर है ना। तो ये हमको देखने को मिलता है मिनर्वा मिल्स मामले में। यानी कि 1976 में जो संसद के द्वारा जो अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 368 में, कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है, उसको फिर से एक बार से चैलेंज करके बोल दी कि कोई असीमित नहीं है। तो मिनर्वा मिल्स मामले में वो प्रावधान फिर से हो गया रद्द। ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट जजमेंट से अब हम अपने ना लेक्चर के थोड़े अंतिम पड़ाव की ओर हैं। ठीक है। एक मामला हम देखते हैं, एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ। एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ का जो मामला है, बोम्मई जो थे भैया, ये बेसिकली हम देखते हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे एस आर बोम्मई, है ना। तो भारत संघ वाला जो मामला था 1994 का, इसमें हम बेसिकली देखते हैं पहले क्या होता था ना, केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार। भैया केंद्र सरकार लगा दी राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जा रहा है बार बार, अगर राज्य में अलग पार्टी की सरकारें हैं तो। ये सिस्टम आप पुराना बुक देखोगे, बेसिकली 1947 के बाद की अगर हिस्ट्री में आप देखोगे ना, पोस्ट मॉडर्न बेसिकली अगर हम बात करें, तो जो बेसिकली आजादी के बाद का जो भारत है उसका इतिहास अगर आप देखेंगे, तो आपको ऐसे लंबे चौड़े किस्से देखने को मिलेंगे। जब केंद्र में अलग पार्टी की सरकार, राज्य में अलग पार्टी की सरकार, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, राष्ट्रपति शासन बार बार लगा रही है राज्य में। ठीक है। तो ये चीजें बार बार हो रही थी। तो यहाँ पे एस आर मुंबई बनाम भारत संघ मामले में बेसिकली जो मेजर चेंजेस देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद 356, है ना, का दुरुपयोग अगर धर्मनिरपेक्षता या संघवाद को नुकसान पहुंचाता है, उसे कोर्ट रद्द कर सकता है। बेसिकली फेडरलिज्म यानी कि संघवाद जो है ना, और एक टर्म आता है धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म। तो फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद, ये दोनों जो शब्द हैं, इनको भी बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया। तो धर्मनिरपेक्षता और एक है संघवाद, ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको शामिल किया गया बेसिक स्ट्रक्चर में। इनको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया, और इनमें फिर संसद जो है संशोधन नहीं कर सकती। और संघवाद के अंतर्गत हम बेसिकली देखते हैं, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, जहां पर आप देख रहे हैं एक तरफ है केंद्र सरकार, दूसरी है राज्य सरकार। आपसी संतुलन बनाकर ही देश को चलाना है। केंद्र सरकार के द्वारा बार बार अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, राज्य की जो बेसिकली हम बोल सकते हैं संरचना है, उसे परिवर्तन देखने को हमको मिल रहा है। तो ये चीजें बेसिकली भारतीय संघवाद के लिए हानिकारक है। तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आर्टिकल 356 का अगर बार बार दुरुपयोग किया जाता है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट करेगा जुडिशियल रिव्यू, और अगर सही नहीं पाएगा तो उसे रद्द कर सकता है। तो इसके बाद हमको जो चेंजेस देखने को मिलते हैं ना, केंद्र बहुत कम राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाती है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। अगर लगाती भी है तो फिर बहुत सारे ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले ही पहुंच जाती है कि भैया क्यों लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट तुरंत पूछता भी है। तो ये जो चीजें हैं हमको देखने को मिलती है ना। तो इससे जो ये जो जजमेंट है, उससे एक बोल सकते हैं हम लोग बेनिफिट देखने को मिलता है राज्य सरकारों को, कि पहले जो आर्टिकल 356 का प्रयोग करके बार बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा था, जिसे हम संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, वो अब देखने में हमको कम देखने को मिलता है बेसिकली अगर बात करें तो। ठीक है। और इसके द्वारा जो दो शब्द हैं धर्मनिरपेक्षता और संघवाद, इसको शामिल किया गया बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत। नाउ जो लास्ट जो केस है, मतलब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स देख रहे हैं हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो लास्ट इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो है आई आर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य। ये मामला ना 2007 का है। देखो आई आर कोएल्हो जो थे, वो गोवा के थे जमींदार, मतलब जमींदार बोल सकते हैं, सामान्य मतलब बोल सकते हैं किसान थे। ठीक है। आई आर कोएल्हो ये कहाँ के थे, गोवा के थे, और थोड़े बड़े किसान थे भाई। इनकी भी जमीन का हो रहा था अधिग्रहण, वही पुराना जमींदारी उन्मूलन कानून। तो सवाल ये था कि जमींदारी उन्मूलन कानून को डाल रहे थे किसमें, 9वीं अनुसूची में, ताकि वो सेफ रहे, है ना। और यहाँ पे सवाल था आई आर कोएल्हो का, क्या 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर है। न्यायिक समीक्षा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कब आया,
24 अप्रैल 1973 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया इस दिन। ठीक है, तो यहाँ पे नौवीं अनुसूची कब आया इसको भी देख लेते हैं। 1951 में आया ना नौवीं अनुसूची, 1951 में आया नौवीं अनुसूची। ये मामला कब का है? 2007 का है। तो सवाल फिर से वही है, क्या नौवीं अनुसूची में डाले गए कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई आर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में जो निर्णय दिया गया उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि भैया 24 अप्रैल 1973 के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद। क्यों 24 अप्रैल 1973 के बाद? क्योंकि ये जो दिन था वो था केशवानंद भारती जजमेंट का। ठीक, केशवानंद भारती वाद का मामला था ये। और केशवानंद भारती मामले की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे जो आपको ध्यान में रखना है कि इस दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया और ये कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो शक्ति असीमित नहीं है। कुछ पार्ट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत, उनका संशोधन नहीं कर सकती। और न्यायिक समीक्षा जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पे ये बोला गया था। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए सभी कानून बेसिक स्ट्रक्चर के टेस्ट से गुजरेंगे। ये जजमेंट जो दिया गया ये दिया गया 2007 में। इसका मतलब यह है कि अगर मौलिक अधिकार या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करेंगे तो रद्द किए जा सकेंगे, अर्थात नहीं। तो नौवीं अनुसूची की जो पूर्ण छूट है कि उनमें जो शामिल जो कानून उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, वो छूट हो गई है समाप्त। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है, जिस नौवीं अनुसूची का निर्माण किया गया था वर्ष 1951 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें बेसिकली राज्यों के द्वारा, विधानमंडलों के द्वारा बेसिकली जो कानून बनाए गए थे, जमींदारी उन्मूलन कानून, जिनको सेफ करने के लिए डाला जा रहा था किसमें? नौवीं अनुसूची में, है ना। और इसलिए डाला जा रहा था क्योंकि ये प्रावधान था कि इस अनुसूची में डाले गए जो कानून है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। यहां पे आई आर कोएल्हो द्वारा बोला गया कि भैया नौवीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये जो सवाल है कब तक चलते रहेगा? मतलब ये क्या ऐसे ही चलते रहेगा? क्या न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती इसमें जो डाले गए कानून है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अच्छा सवाल लेके आयो भाई। पहली बात तो थोड़ा जजमेंट सुनो। केशवानंद भारती मामले के पहले बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि केशवानंद भारती जजमेंट में आया, इससे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कोई चीज था नहीं। तो क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की उत्पत्ति इस दिन से हुई है, इस कारण से 24 अप्रैल 1973 के पहले जो कानून नौवीं अनुसूची में डाले गए थे ना, इसकी हम न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे। ठीक, 24 अप्रैल 1973 के पहले जितने भी कानून नौवीं अनुसूची में ऐड किए गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि न्यायिक समीक्षा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और वो कब बना भैया? 1973 में तो बना। 1973 के पहले बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कुछ था ही नहीं। तो इस कारण उससे पहले जो कानून डाले गए उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि इस दिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, तो 24 अप्रैल 1973 के बाद से अब तक जितने भी कानून नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा जो है वो की जा सकती है। और अगर वो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करेंगे तो वो रद्द भी किए जा सकते हैं। तो ये करंट स्टेटस है 9th शेड्यूल की। ठीक, ये आपको है समझना। तो ये कुछ ना फेमस फेमस जजमेंट्स है भारतीय राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो तो केशवानंद भारती का केस है, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। नाउ ये चैप्टर हमारे यहाँ पे होता है फिनिश, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं लिस्ट। कौन सी लिस्ट? मूल संरचना के प्रमुख तत्व, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान जो है वो आते हैं, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है माना गया। अलग अलग जजमेंट्स के माध्यम से चीजें जो है ऐड की जा रही है। अभी भी ये लिस्ट जो है पूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और भी एलिमेंट्स को इसमें शामिल कर सकता है। ठीक है, पहली बात, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान हमारा सुप्रीम है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। लोकतंत्र शासन प्रणाली यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म और संघीय ढांचा यानी कि फेडरलिज्म, ये तो एस आर बोम्मई मामले में बताया गया कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू, 1973 में ही बोल दिया गया है केशव भारती जजमेंट में।
जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप संशोधित नहीं कर सकते। न्यायपालिका को नहीं बोल सकते आप जुडिशियल रिव्यू मत करो, है ना, ये आप नहीं कर सकते। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए है क्या, स्वतंत्र, पहली बात। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन, समानता, आर्टिकल 14, 15, 16 की बात करें बेसिकली अगर तो। राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, ये हो गया। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं ना, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। लेकिन आप क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम की कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आप एक बार रीड जरूर करें, कोशिश करें जितना हो सके याद हो सके तो अच्छी बात है। अदरवाइज एक बार पढ़े जरूर, है ना। एग्जाम में प्रश्न जनरली पूछे नहीं जाते, लेकिन पढ़ना जरूर है, बोल रहा हूं मैं। संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बेसिकली हमारे यहाँ है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो संसद अगर कल की डेट में चाहे कि नहीं यार पार्लियामेंट्री मजा नहीं आ रहा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अप्लाई लागू करते हैं इंडिया में, जैसा कि अमेरिका में चलता है ना राष्ट्रपति शासन प्रणाली, वो चालू करते हैं इंडिया में, तो भैया नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, संसदीय शासन प्रणाली, ये है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, संशोधन करने के लिए तो फिर वो तो रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट, नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, और प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत। कहने का मतलब है इनमें संसद चाह कर भी संशोधन नहीं कर सकती, और अगर संसद कर देती है संशोधन तो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट बैठा ना वहां पर रद्द करने के लिए, बोलेंगे आपको जब पहले बताया गया था ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, तो आप कोशिश क्यों कर रहे हो, ट्राई क्यों कर रहे हो, इनमें आप संशोधन नहीं कर सकते, ठीक। तो ये है ये पूरा चैप्टर, मूल संरचना। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने डिस्कस किया कि मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है, सिद्धांत जो है वो एक्चुअल में है क्या, इस सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसको हमने सीक्वेंस से देखा, जो प्रमुख वाद रहे हैं, प्रमुख केस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके माध्यम से। और फिर लास्ट में हमने देखा मूल संरचना के अंतर्गत आने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज हमने डिस्कस किया आज के अपने इस लेक्चर में। क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।